तो आज जो हम इस लेक्चर के अंदर जो ले रहे हैं उसके अंदर खास तौर से दीर्घवृत्त के जो टॉपिक्स हैं उसके अंदर अभिलंब, मुख्य रूप से अभिलंब का समीकरण या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपके दीर्घवृत्त के किसी बिंदु पर अभिलंब का समीकरण, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये अपने को लेना है क्योंकि इसके पहले में जो स्पर्श रेखाओं के समीकरण ले चुका हूं। आपको पता है कि दीर्घवृत्त के बिंदु P x1 y1 पर जो स्पर्श रेखा का समीकरण था वो क्या था? वो था x1 अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। ये स्पर्श रेखा का समीकरण है। और आपको पता है कि ये जो दीर्घवृत्त, थोड़ा सही ले लें इसको, तो ये जैसे दीर्घवृत्त मान लो, ये इसको वृत्त नहीं माने, आप दीर्घवृत्त वैसे ही बड़ा ही है। तो इसमें क्या है कि जो आप स्पर्श रेखा ले ले हो P बिंदु पर, सपोज x1 y1 पर, तो स्पर्श रेखा इसकी ये बनेगी, ये वाली, और अभिलंब जो बनेगा वो इस तरीके से ये बनेगा, यानी अभिलंब जो बनेगा वो भी इसी बिंदु पर होगा x1 y1 पर। तो इस रेखा का ढाल क्या हो जाएगा? m1 इक्वल टू माइनस का a अपॉन b, यानी कि x1 तो a अपॉन b, यानी कि b स्क्वायर अपॉन y1, ये आपके इसका ढाल आ जाएगा। अब क्योंकि अपने को अभिलंब का चाहिए, नॉर्मल का, तो आपको मालूम है कि m1 m2 इक्वल टू -1, तो जो अभिलंब का ढाल आएगा वो क्या आ जाएगा आपके? तो अभिलंब का जो ढाल आएगा वो m2 इक्वल टू -1 अपॉन m1। तो आपके ये क्या आ जाएगा? इसी को आप उल्टा कर दें, प्लस में हो जाएगा, और ये हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन x1 स्क्वायर और x1 स्क्वायर नहीं है, और y अपॉन b स्क्वायर, ये ढाल हो जाएगा। तो अगर ये ढाल लें तो अब हमारे अभिलंब का समीकरण जो होगा वो y माइनस y1 इक्वल टू m2, यानी कि x माइनस x1। तो हम ये वैल्यू यहाँ पुट करें तो ये बन जाएगा y माइनस y1 और प्लस का क्या बन रहा था, ये a स्क्वायर y1 अपॉन b स्क्वायर x1, ये बन जाएगा, और x माइनस x1। तो अब इससे जो फाइनल बनेगा वो बनेगा अभिलंब का समीकरण a स्क्वायर x अपॉन x1 माइनस b स्क्वायर y अपॉन y1 इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये आपके इसका इक्वेशन बन जाएगा। आप अगर चाहो ये वाला याद नहीं रखो तो आप खाली स्पर्श रेखा का याद रख लो, और इससे ढाल लेकर के ना उसी बिंदु पर आप अभिलंब का समीकरण निकाल सकते हो। फिर इसके अंदर हम दूसरा जो पैटर्न ले रहे हैं वो है स्पर्श रेखा का समीकरण। देखिए बिल्कुल सिंपल काम हो गया है। अब लेते हैं हम वही चीज, जैसे हम ढाल रूप में हमारे जो स्पर्श रेखा का समीकरण, एक तो ये हो गया, और दूसरा हमारे पास क्या था, y इक्वल टू mx प्लस c, और c की वैल्यू हमने लिखी थी, आपको पता होगा, a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस में, ये c की वैल्यू थी। अब इसका ढाल रूप में अगर लेना है तो ढाल रूप में भी हम निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। आपके पास मालूम है कि ये वैल्यू किसकी आ गई, एक तरह से अभिलंब का ढाल आ गया, ये अभिलंब का ढाल आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप इसको यूज करके और ढाल रूप में जो निकालेंगे अभिलंब
का समीकरण क्या हो जाएगा? देखिए y इक्वल टू एम एक्स और प्लस, और मतलब प्लस क्या, यहाँ माइनस बैठेगा और माइनस, और ये हो जाएगा आपके यहाँ माइनस हो जाएगा, निकालने का तरीका बता दिया मैंने, तो आपको ध्यान रखना होगा ये एम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसके अपोन में ये रूट में हो जाएगा जो टर्म यहाँ पर थी ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसके अंदर यहाँ पे चेंज हो रहा है, इसने चेंज कर दिया है, खाली अपनी प्लेस बदल दी है। मतलब कैसे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर, ये आपके ढाल रूप में अभिलंब का समीकरण हो जाएगा। अब हम बात करें, ये था कार्तीय रूप में, ये ढाल रूप में। फिर अगली बात आती है, जो समीकरण आएगा वो मेन जो काम आएंगे बता रहा हूँ, बिंदु फाई पर नॉर्मल का इक्वेशन। देखिए इन सभी के लिए यहाँ जैसे आपकी भूल हो सकती है, तो आपको इसके लिए करना कुछ नहीं है, आप डायरेक्ट इसी को यूज कर सकते हो। आपको ये जो ढाल रूप में स्पर्शरेखा का समीकरण है, तो आप अभिलंब का समीकरण निकालने के लिए इसी के गुणांक को मैंने बता रखा था कि ये x के गुणांकों को बदलना, किसी भी रेखा के लंब रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं, x और y के गुणांकों को चेंज किया और प्लस बीच में साइन चेंज किया और इसको लेमड़ा लिख दिया, फिर उस बिंदु से गुजार दो तो आपके लेमड़ा आ जाएगा, बस लेमड़ा वापस वहां रखो, वो अभिलंब का समीकरण आ गया। तो ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना होगा, फिर इजी है, कोई खास बात नहीं, और आप चाहो कि नहीं हम तो ये याद रख लेंगे, वैसे ये आपको याद रख लेना चाहिए। अब नॉर्मल का इक्वेशन आ रहा है, वो आ रहा फाई पर, फाई मतलब कौन सा, वो ए कोस फाई बी साइन फाई पर, तो ये हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, जो आपको डायरेक्ट याद रखना है, ए एक्स सेक फाई माइनस बी वाई कोसेक फाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान रखना इलिप्स के अंदर ये बिंदु फाई पर जो अभिलंब का समीकरण है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, तो आपको ये चीज अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेनी है। ये जो फॉर्मूले ये तो अपने को याद रख ही लेने हैं। अब जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूं, सपोज क्वेश्चन है रेखा x कोस एल्फा प्लस y साइन एल्फा इक्वल टू p दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 को स्पर्श करे तो इसका प्रतिबंध क्या होगा। ठीक है ना, तो उसका प्रतिबंध निकालने के लिए आप क्या करें, जो फॉर्मूला है आप उस फॉर्मूले को यूज कर लें, कोई विशेष बात नहीं है। ठीक है, मैं इसको यूज कर रहा हूं, आपको मालूम है, आप चाहें तो इससे y का मान इसमें निकाल रख दें, फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 कर लें। ठीक है, और या आप चाहें तो ये स्पर्श करने की जो शर्त अपने लिखी थी, ये वाली c स्क्वायर इक्वल टू या c इक्वल टू ये, तो ये रख लें, तो उस केस में आपके ये आ जाएगा स्पर्श करने की शर्त। तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि ये y का मान इसमें रख करके करें, भले उससे करें, तो आपकी इसकी जो स्पर्श करने की शर्त आएगी वो आएगी ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एल्फा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा। ये याद रखना। मैं आपको बता दूं कि ये इलिप्स के लिए है। ठीक है, सेम क्वेश्चन ऐसा के साथ हाइपरबोला आता है तो वहां खाली इस जगह माइनस हो जाएगा, तो वो अतिप्रबल को स्पर्श करने की शर्त हो जाएगी। फिर एक बात और, जो जैसे अपन कल बात कर रहे थे कि ये रेखा है मान लो, या फिर एक काम करो, जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन लिया है दूसरा कि एक रेखा 2x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0, इस रेखा और दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर या 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 36, तो उस केस में आपके इसके द्वारा, इस रेखा द्वारा इसका जो
अंतःखंड काटा जाएगा, अंतःखंड, ठीक है। तो उस अंतःखंड की लंबाई सपोज ये हो गया बिंदु P, ये बिंदु हो गया Q। आपको अंतःखंड PQ की लंबाई ज्ञात करनी है। कल हम यानी इसके जस्ट पीछे वाले जो वीडियो में मैंने ये लिया है PQ, और ये PQ की लंबाई हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है 2AB अपॉन A स्क्वायर M स्क्वायर प्लस B स्क्वायर रूट A स्क्वायर M स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। ये अंतःखंड PQ मैंने पीछे वाले लेक्चर में कहा था कि ये PQ आप निकाल के देख लें, जो मेथड मैंने बता रखा वो कैसे। अब ये डायरेक्ट या तो आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट याद रख लें PQ की, वैसे मैंने परवलय जो है वृत्त है उन सब के अंदर मैंने PQ की वैल्यू याद रखने के लिए कहा था कि अंतःखंड की लंबाई आपको याद होनी चाहिए। अगर याद नहीं है तो यहाँ से इसमें रख करके x के 2 मान रखे, 2 मान निकाले, ऐसे ही y के भी 2 निकाल लिए, यहाँ पुट किए तो ये 2 रेखाएं 2 बिंदु आ गए। अब 2 बिंदुओं के बीच दूरी सूत्र लगा दो तो आपके PQ अंतःखंड की लंबाई आ जाएगी। ये नहीं करो तो ये वाला फॉर्मूला याद रखो। वैसे भी ये वाला ही याद रखना चाहिए क्योंकि इस पर कुछ कंक्लूजन और रिजल्ट की तरह कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ये PQ की लंबाई का फॉर्मूला भी याद रखना चाहिए। तो आप देख लो, अभिलंब के लिए मैंने बता दिया कि अभिलंब के समीकरण क्या क्या होंगे। ये अपने कार्तीय रूप में अभिलंब का समीकरण, ये बिंदु फाई, जो फाई इसके अंदर उत्केंद्र कोण है तो फाई पर अभिलंब का समीकरण, और जो एक और अपन ने लिया था 3, या मैंने वो कर दिया ढाल रूप में। तो ये तीनों ही अभिलंब के समीकरण आपको याद रहने चाहिए। दीर्घवृत्त के अंदर यानी जो इलिप्स लिया है, इस इलिप्स के अंदर मैंने स्पर्श रेखा, अभिलंब, इन सभी के बारे में मैंने डिटेल बात कर ली है। सारे फॉर्मूले बता दिए मैंने कि कब कब कहाँ कहाँ कैसे यूज करना है। अब मैं जो टॉपिक ले रहा हूँ दीर्घवृत्त के अंदर नियामक वृत्त, यानी कि इसको हमने कहा था डायरेक्टर सर्कल। नियामक वृत्त के बारे में बात की थी। नियामक वृत्त क्या है आपको पता होगा। मैंने जो एक सर्कल की बात की थी, सर्कल के लिए जो नियामक वृत्त था वो ये था कि किसी बाह्य बिंदु से आपने, जैसे कोई बिंदु P है, आपने इस बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींची टेंजेंट्स, फिर इस बिंदु को यहाँ ले आए तो स्पर्श रेखाएं यहाँ हो जाएगी, फिर इसी को यहाँ ले आए तो स्पर्श रेखाएं ऐसे हो जाएगी। यानी इन बिंदुओं को मिलाने वाला, यानी बिंदुओं का जो बिंदु पथ होता है वो नियामक वृत्त होता है। और हमने उसका समीकरण भी पढ़ा था, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर था यहाँ पर, ठीक है। और इसको हमने निकाला किससे था? S1 इक्वल टू t स्क्वायर से। अब नियामक वृत्त की जो डेफिनेशन ये थी कि परस्पर लंबवत स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को, परस्पर लंबवत स्पर्श रेखाओं, ये रेखाएं जो आप बना रहे हो ये लंबवत होनी चाहिए, ये वाला कोण लंबवत होना चाहिए, और मतलब जैसे ये ऐसे, ठीक है, ये इसका था मैंने इसको ले लिया, तो ये रेखाएं लंबवत होनी चाहिए 90 डिग्री, और इनके प्रतिच्छेद बिंदुओं का बिंदु पथ, तो इस वृत्त के लिए ये नियामक वृत्त हो जाएगा। तो इसके लिए हमने क्या किया था, S1 इक्वल टू टी स्क्वायर यूज किया। तो इस फॉर्मूले में यूज किया था x स्क्वायर का गुणांक प्लस वाई स्क्वायर का गुणांक बराबर 0 किया था। यानी कि आपको पता होगा उस मानक सूत्र में a प्लस बी इक्वल टू 0, कौन सा वाला? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, जो रेखाओं का संयुक्त समीकरण था। तो उसमें a प्लस बी 0 होता है तो लंबवत होती रेखाएं, और h स्क्वायर इक्वल टू ab होता तो समांतर होती, वो अपन उसमें कर चुके हैं। तो मैं नियामक वृत्त की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पर नियामक वृत्त का समीकरण जो अपन निकालेंगे वो यहाँ पर भी S1 इक्वल टू स्क्वायर, यानी स्पर्श युग्म का समीकरण, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स, तो उससे हम निकालेंगे। तो मैं इसको
डायरेक्ट लिख रहा हूं, समीकरण आपको याद रखना है, वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपके दीर्घवृत्त के नियामक वृत्त का समीकरण है। आप दोनों में देख लो, ये तो था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। अगर आप इसको इससे कंपेयर करो, तुलना करो, तो ये वृत्त के नियामक वृत्त का समीकरण है और ये दीर्घवृत्त के नियामक वृत्त का समीकरण है। अगर इसके अंदर आप b की जगह, दीर्घवृत्त में b की जगह a कर दो, b बराबर a रखो, तो ये 2a स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब ये क्लियर हो गया। तो ये अपने नियामक वृत्त का समीकरण हो जाएगा। फिर मैं अगला टॉपिक लेता हूं। देखिए बहुत ही खास चीज आ रही है, जो दीर्घवृत्त, देखिए दीर्घवृत्त पूरा अभी तक मैं एक ही यूज कर रहा हूं जो मानक है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इस दीर्घवृत्त के बिंदु P अल्फा बीटा से खींचे गए अभिलंबों की संख्या बहुत ही खास है और ये क्वेश्चन आरपीएससी में भी कितनी बार पूछा है, काफी हर एग्जाम के अंदर पूछा गया है। तो आपको बता दूं कि ये निकालने के लिए आपके पास अभिलंब का समीकरण आप ले लें, ax sec phi माइनस बी वाई कोसेक फाई इक्वल टू क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको याद रखना है, खाली ये सोल्व वोल्व कुछ नहीं करना। मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर आपको क्या करना है, जो साइन फाई है उसको तो लिखना है 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और कोस फाई को लिखना है 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। टी पॉइंट पर अल्फा बीटा जो यूज करते हैं ना, मतलब वो उत्केंद्र कोण की फॉर्म में, एसेंट्रिक एंगल की फॉर्म में। तो ये वैल्यूज आप इसके अंदर रखोगे तो फाइनली ये जो इक्वेशन आएगा, यानी x और y की जगह ये पुट करोगे, तो आप देखो कि यहां अगर जस्ट मान लो अगर ये पुट कर भी दिया इसने 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और जो ये जो है x की जगह एज इट इज रहेगा, ठीक है, और यहाँ माइनस बी वाई और ये साई इसकी जगह ये पुट कर दो आप, कोसेक की जगह क्या हो जाएगा 1 माइनस, सॉरी ये सेक है ना, तो ये यहाँ जो बनेगा 1 माइनस टी स्क्वायर और यहाँ बनेगा आपके 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं इसको ज़्यादा आगे कैलकुलेशन नहीं करूँगा, आपको x और y की जगह a कोस फाई a साइन फाई रखना है और फिर उनकी जगह भी वैल्यू यही पुट करनी है, ये दोनों ही। आपको ये सब करने के बाद में ये जो आएगा इक्वेशन, ये आपके t की पावर 4 में इक्वेशन आएगा, ये आपको याद रखना है इसको। तो हमारा जो आंसर है p अल्फा बीटा से खींचे गए अभिलंबों की संख्या कितनी होगी, तो इस पर खींचे गए अभिलंबों की संख्या कुल 4 होगी, क्योंकि 4 घात में समीकरण बन रहा है। तो p अल्फा बीटा से खींचे गए अभिलंब कितनी संख्या में होंगे, 4 संख्या में होंगे। तो ये मैंने लिया। अब इसके अंदर देखो अगला टॉपिक नियामक वृत्त आपके हो गया और अभिलंब कितने होंगे वो हो गया। अब मैं अगला टॉपिक लेता हूं, कुछ जो प्रॉपर्टीज आ रही है। देखिए एक तो इसके अंदर क्या है, जो अभिलंब आप 4 खींच रहे हो, इन चारों अभिलंब कुछ प्रॉपर्टी जो है, ये प्रॉपर्टी इसके अंदर क्या कहती है, ये कह रहा है कि जो मतलब अभिलंब और फिर उत्केंद्र कोण, इनके बीच में क्या गुणधर्म है। तो इसने दे रखा है कि जो चारों अभिलंब होंगे उन चारों के उत्केंद्र कोणों का योग जो होगा वो 2n+1 इंटू पाई, मतलब ये होता है पाई का विषम गुणज होता है। ये एक प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, डायरेक्ट याद रखो प्रॉपर्टी। फिर दूसरी, अगर
दीर्घवृत्त के 3 बिंदुओं पर खींचे गए अभिलंब, अगर ये तीनों जो अभिलंब है अगर संगामी हो, अब संगामी क्या होता, कॉन्करेंट, कॉन्करेंट यानी कि जो एक ही बिंदु पर मिलते हो वो कहलाते हैं कॉन्करेंट। तो उस केस में जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा आपके, याद रखना पड़ेगा आपको, साइन अल्फा प्लस बीटा 3 बिंदुओं से, ठीक है ना, मतलब किसी, इसने जो दे रखा है कि 3 बिंदुओं के उत्केंद्र कोण अगर मान लो अल्फा बीटा गामा है, ठीक है ना, तो जो 3 बिंदु है उनके उत्केंद्र कोण अगर अल्फा बीटा गामा है तो ये रिजल्ट रहेगा साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन बीटा प्लस गामा प्लस साइन गामा प्लस अल्फा इक्वल टू 0। दूसरी प्रॉपर्टी आपको ये उत्केंद्र कोण और अभिलंबों के बीच में जो रिलेशन है वो याद रखना है। नेक्स्ट है ये तो चलो डोमेन हो गए। अब एक जो टॉपिक आता है, ये एक खास जो इक्वेशन है, जो दीर्घवृत्त अपना मेन है जो है ये, उसके किसी बिंदु P x1 y1 से, ये जो दिया इसने कि दीर्घवृत्त पर बिंदु x1 y1 से खींचे गए चारों अभिलंबों के पादों से गुजरने वाला वक्र। चारों जो अभिलंब है, कुल अपन ने पढ़ लिया कुल 4 अभिलंब है, तो मैं इसको मान लो पाद P है, तो ठीक है, ये पाद है, पाद के निशान, तो ये दीर्घवृत्त के चारों अभिलंबों के पादों से गुजरने वाला वक्र या कर्व, वो क्या होगा? देखिए वो होगा a² माइनस b² xy इक्वल टू a² xy1 माइनस b² x1y। ये जो है आपके हो जाएगा चारों बिंदुओं के पादों से गुजरने वाले वक्र का समीकरण है। ये कुछ चीजें ऐसी है जो अक्सर बुक्स में कहीं मिलती नहीं है और एग्जाम में पूछे तो अपन इसको ज्यादा फोकस नहीं कर पाते। तो ये चारों अभिलंब के चारों बिंदुओं के पादों से गुजरने वाले वक्र का समीकरण ये हो जाएगा। फिर इसके अलावा और क्या बचा है मैं देख लेता हूं। पोलर अपन ले चुके हैं। फिर इसके अंदर बस देखिए ये तो चीजें जो आई हमारे इसके मेन फॉर्मूले दीर्घवृत्त के, मैंने लगभग इसके अंदर सारे फॉर्मूले ले लिए। इसके अंदर कहीं कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मैं जो इक्वेशन बार बार यूज करूंगा, ये इक्वेशन में ये यूज करूंगा, ध्यान रखना। इस पर बार बार क्वेश्चन बनता है ax sec phi by cosec phi इक्वल टू a² माइनस b²। आपको ध्यान रखना है ये बिंदु फाई पर अभिलंब का समीकरण है, तो इसको हम कैसे यूज करेंगे वो हम आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है दीर्घवृत्त का व्यास। दीर्घवृत्त का व्यास जो है वो क्या होगा? दीर्घवृत्त का व्यास टॉपिक का संयुग्मी व्यास अलग चीज है और व्यास अलग चीज है। तो पहले हम लेते हैं व्यास यानी कि डायमीटर किसका? दीर्घवृत्त का। तो डायमीटर होता क्या है? यानी जो कोई दीर्घवृत्त होता है उस दीर्घवृत्त की कोई भी आप जीवाएं ले लें, ये जीवाएं ले लें, ये सारी जीवाएं समांतर जीवाएं हैं। तो ये जो समांतर जीवाएं हैं, इन समांतर जीवाओं के मध्य बिंदुओं का जो बिंदुपथ होगा वो कहलाएगा व्यास। तो ये आपको व्यास एक स्ट्रेट लाइन हो गई, सरल रेखा। अब बात आती है व्यास का समीकरण। वो होगा y इक्वल टू माइनस b²
ए स्क्वायर एम अपॉन और एक्स, ये आपके संयुग्मी व्यास का समीकरण है। अब आपको बता दूं, मतलब ये एम क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एक रेखा है, और इस ये दीर्घवृत्त का संयुग्मी व्यास होगा तो उसके अंदर y इक्वल टू ये बन जाएगा, यानी ये जो ढाल है वही ढाल यहाँ यूज कर रखा है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर आपके इलिप्स के हो जाएंगे। फिर अगर मान लो हम बात करें y इक्वल टू एम एक्स और y इक्वल टू एम डेस एक्स, ये दोनों ही जो मानक दीर्घवृत्त है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 1, इसके अगर संयुग्मी व्यास है तो संयुग्मी व्यास होने की शर्त, संयुग्मी व्यास की जो शर्त बनेगी वो क्या हो जाएगी, एम डेज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये दोनों व्यासों के संयुग्मी होने की शर्त आपको याद रखनी है। तो ये तो हुआ व्यास वाला मामला। अब आप व्यास संयुग्मी होगा तो संयुग्मी के लिए क्या है कि जो संयुग्मी व्यास में क्या होगा कि दीर्घवृत्त के दो व्यास संयुग्मी कब होंगे, जब एक व्यास हमने ये भी लिया और अगर मैंने समांतर जीवाएं चेंज कर दी तो इनका जो मध्य बिंदु बनेगा वो इधर बन जाएगा, तो ये व्यास जो है इसका संयुग्मी व्यास बन जाएगा। तो इस तरीके से संयुग्मी व्यास में संयुग्मी व्यास इस तरीके से आपको दोनों को याद रखना है, और इसके लिए जो शर्त है वो ये हो जाएगी। फिर अगला टॉपिक है, मैं ले लेता हूं, देखिए बहुत खास बात, संयुग्मी व्यासों के गुण। यानी अब जैसे मान लो कोई दीर्घवृत्त ले लेता हूं, चलो ये दीर्घवृत्त है और सपोज एक व्यास ये हो गया, सॉरी बिल्कुल रॉन्ग हो गया है, सेंटर से जाना चाहिए ये, तो सी सेंटर है और ये है पी, और इसको पी डेज ले लें और ये क्यू हो जाएगा। अब ध्यान क्या रखना है, ये संयुग्मी व्यास हो गया, आप इसको ले लें क्यू डेज, तो दोनों व्यास संयुग्मी व्यास हो गए। अब संयुग्मी व्यास के जो गुणधर्म है, गुणधर्म में क्या हो रहा है कि P और Q दो संयुग्मी व्यास के सिरों के बीच में उत्केंद्र कोणों में π/2 का अंतर होता है। अगर P के कोऑर्डिनेट A cos phi B sin phi है तो दूसरा संयुग्मी व्यास का सिरा Q हो गया, तो इसके जो कोऑर्डिनेट बनेंगे वो हो जाएंगे A cos π/2 प्लस phi B sin π/2 प्लस phi, ये इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। मतलब क्या हुआ कि अगर P जो है एक संयुग्मी व्यास का सिरा P है तो इसके कोऑर्डिनेट अगर A cos phi है तो दूसरे के हो जाएंगे B sin phi, और दूसरे का अगर ये Q है तो Q जो हो जाएगा वो माइनस A sin phi और B cos phi हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा काम ये, यानी कि दो संयुग्मी व्यासों के सिरों के उत्केंद्र कोणों में कितना π/2 का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये उत्केंद्र कोण की, क्योंकि ये चीज अपने बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर काम आती है। तो एक तो ये प्रॉपर्टी हो गई। फिर दूसरी प्रॉपर्टी की बात करूं तो दूसरी प्रॉपर्टी होती है हमारे, ये जो है CP स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर इक्वल टू होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, अर्ध लघु अक्षों के वर्गों के योग के बराबर। ये CP और CP क्या है, अर्धव्यास, संयुग्मी अर्धव्यासों के वर्गों का योग दीर्घवृत्त के अर्ध अक्षों के
वर्गों के बराबर होता है, एक प्रॉपर्टी है। फिर तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि अगर इस दीर्घवृत्त के, सपोज जैसे ये दीर्घवृत्त हो गया, इस दीर्घवृत्त पर जो स्पर्श रेखाएं होगी ये इस तरीके से ये, और इससे जो ये एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है, ठीक है ना, तो उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होगा वो 4AB होगा, और इसको आप दोनों अक्षों की लंबाइयों के गुणनफल के रूप में समझ लें। ये इसकी मेन जो प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी पड़ेगी, कैलकुलेशन में ज़्यादा उलझ जरूरत नहीं, ये आपको प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट इसके अंदर और देख लेते हैं, अगर कुछ बचा हो तो बस ये इसके अंदर ये चीजें मेन इसके अंदर आ रही है, तो ये आप आराम से कर सकते हो। अब जैसे इसमें एक क्वेश्चन लिया है, मैं काफ़ी अच्छे इसने क्वेश्चन ले रखे हैं, और क्वेश्चन मैं ले लेता हूं। जैसे दीर्घवृत्त x स्क्वायर प्लस वाई अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इसकी दीर्घवृत्त, और इसने कहा है कि अभिलंब जीवा के मध्य बिंदुओं का बिंदु पथ क्या होगा। सभी क्वेश्चंस के अंदर आपको बिल्कुल एक ही पैटर्न यूज करना है, चाहे दीर्घवृत्त हो, अतिपरवलय हो, वृत्त हो और बली परवलय हो, पैराबोला। यहां दो वर्ड यूज किए इसने, दीर्घवृत्त की अभिलंब जीवा। सीधी सीधी बात हम ले लेते हैं, अभिलंब जीवा x, मैंने लिखा था पीछे पहले, x सेक फाई माइनस बी वाई कोसेक फाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये अभिलंब जीवा हो गई। फिर इसने कहा कि मध्य बिंदुओं का बिंदु पथ, मध्य बिंदु मतलब आपको पता है x x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई y1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 अपॉन बी स्क्वायर होल स्क्वायर। ये क्या है याद कीजिए, मध्य बिंदु का बिंदु पथ t इक्वल टू s1, मैंने सभी में यूज किया, वृत्त से लेकर परवलय से लेकर के सबके अंदर, तो ये हो गया। अब आपके पास में जो इसके दो रेखाएं आ गई, आप क्या करेंगे, इन दोनों से सेक फाई यानी कि सेक फाई और कोसेक फाई, और इसके बाद में साइन फाई और कोस फाई निकाल लें और दोनों का वर्ग करके जोड़ लें, तो आपके ये अभिष्ट इसका जो रिजल्ट आएगा, और वो रिजल्ट जो है आपके इसके अंदर जो आपके ऑप्शन में होगा, तो मैं आपको डायरेक्ट इसको लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर होल स्क्वायर, और ए 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी 6 अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये रिजल्ट आपको ऑप्शन के अंदर मिलेगा, और ज़्यादा देर कुछ भी नहीं लग रही, आप फटाफट इसके अंदर ये दोनों लिखे, कंपेयर किया और इससे आप ये इक्वेशन लिख दोगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हमारे पास और भी उपाय ये इसके कि आप इसकी जगह बिंदु रख करके भी इसके अंदर अपने मन से कोई भी बिंदु रख करके और उससे भी आप इसके अंदर इसको निकाल सकते हो, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा टफ पड़ जाएगा। बेटर यही है कि आप दोनों का कंपेयर करते ही ये रिजल्ट निकाल लें। क्वेश्चंस लिए हैं, देखिए क्वेश्चन जो दे रखे हैं आपके सामने, यहाँ दीर्घवृत्त के CP और CQ दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 1 के संयुग्मी अर्धव्यास है। तो P और Q पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के
प्रतिच्छेद बिंदुओं का बिंदुपथ होगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। सभी में इधर सेम पोर्शन है, यहाँ 2, यहाँ हाफ, यहाँ 1 और यहाँ वो हटा करके इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दिया। तो अब यहाँ पर क्योंकि इसने कहा कि जो दीर्घवृत्त है उस दीर्घवृत्त के देखिए ये है संयुग्मी अर्धव्यास, ठीक है, सी पी और सी क्यू। सपोज ये हो गया आपके सी, ये पी और क्यू। आपको मालूम है कि पी के कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो ए कोस फाई, बी साइन फाई और क्यू के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ए माइनस ए साइन फाई और बी कोस फाई। ये कौन सा, वो वाला जो गुणधर्म के दीर्घवृत्त के उत्केंद्र कोणों में π/2 का अंतर होता है, किसके, दो संयुग्मी व्यासों के सिरों के उत्केंद्र कोणों में π/2 का अंतर होता है। तो ये इसको यूज किया मैंने। तो अब आपको इस बिंदु पर आपके स्पर्शरेखा क्या हो जाएगी, x अपॉन ए कोस थीटा मतलब कोस फाई प्लस y अपॉन बी साइन फाई इक्वल टू 1 और उसकी हो जाएगी माइनस x अपॉन ए साइन फाई प्लस y अपॉन बी कोस फाई इक्वल टू 1। ये दोनों स्पर्शरेखाएं इसने कह दिया स्पर्शरेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु। तो प्रतिच्छेद बिंदु जब बात करें तो इन दोनों रेखाओं में से हम किसी एक एलिमेंट को एलिमिनेट करते हैं, मतलब विलोपित करते हैं। तो दोनों से आप स्क्वायर करके आप जोड़ दो, इसको कुछ भी नहीं करना, और स्क्वायर करके जोड़ोगे तो इधर 1 + 1 आ जाएगा। तो आपके फाइनल रिजल्ट आएगा वो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 + 1 2, यानी कि ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सही आंसर होगा। सेम यहाँ थोड़ा सा चेंज किया, देखो यदि सी पी और सी क्यू दीर्घवृत्त के संयुग्मी अर्धव्यास हो, सेम ये कंडीशन डाल दी संयुग्मी अर्धव्यास, तो पी क्यू के मध्य बिंदु का बिंदुपथ चाहिए। पी क्यू के मध्य बिंदु का बिंदुपथ, अगर मान लो मध्य बिंदु जो होगा, मान लो उसके कोऑर्डिनेट आप अगर मान लो p x1 y1 मान ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसके कोऑर्डिनेट और इसके कोऑर्डिनेट मालूम है, ठीक है। तो दोनों के कोऑर्डिनेट ये, मतलब क्या हो जाएगा, x1 इक्वल टू a कोस फाई प्लस और माइनस a साइन फाई अपॉन 2 और y1 हो जाएगा a कोस a साइन फाई, उल्टा हो जाएगा माइनस a साइन फाई और प्लस b, यहाँ b रहेगा, है ना, तो b कोस फाई हो जाएगा और अपॉन 2 किया मैंने दोनों के मध्य बिंदु, क्योंकि p और q दोनों के कोऑर्डिनेट है, मैंने दोनों का मध्य बिंदु ले लिया। तो x1 का मान तो इन दोनों के x1 + x2.2 न y1 + y2.2 हो जाएगा, दोनों ही आप इसके अंदर ले लो, 2x1 आ जाएगा ये और 2y1 आ जाएगा ये, और जब इनको हल करोगे दोनों को वर्ग करके जोड़ दोगे, कुछ नहीं करना है, कर लो भली, तो वर्ग करो तो इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, अब वर्ग करो इनको तो ये क्या आएगा, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई और माइनस 2ab जो है इसका क्या हो जाएगा, साइन कोस दोनों हो जाएंगे फाई, और इसमें हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, और इधर आपके ये बन जाएगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई और प्लस, एक में प्लस होगा और एक में, दोनों में या प्लस ही होगा ना, पहले वाले में तो दोनों ही नहीं, पहले वाले में माइनस होगा और दूसरे वाले में प्लस होगा। तो ये प्लस से ठीक है, कोई बात नहीं, राइट चल रहे हैं। तो ये 2b साइन कोस, आपको क्या करना, दोनों को जोड़ना, इसमें से कॉमन लो तो ये तो कैंसिल हो गया, और इधर इसका क्या रहा आंसर, तो इसके अंदर आप देखो इसने जो लिया है सीधा सा ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा, कहीं परेशानी वाली बात नहीं। पूरा जोड़ते ही आप इसके अंदर एक काम करो, अगर इसको सेट करो, क्योंकि इसमें दोनों ए थे, देखिए ये यहाँ मिस्टेक हुई है ए, और यहाँ जो थे वो बी, क्योंकि y1 y2 है ना, तो अब मेरे ये ठीक बैठ रहा है। मेरे का मिस्टेक क्या हो रही है,
ये ए स्क्वायर और यहाँ पर दोनों जगह बी स्क्वायर बनेगा। बिल्कुल सिंपल काम, थोड़ा जल्दी में किया तो गड़बड़ हुई है। तो कुछ नहीं, ये आपके आराम से बन रहा है 4x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसके अंदर इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो आपके क्या आ जाएगा, क्योंकि उधर दोनों में 2 आ रहा था, यहाँ पर 1 1 2 आ रहा था, तो ये 2 बनेगा, तो इस 2 से कटेगा, तो फाइनल रिजल्ट आएगा आपके एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1/2। कैलकुलेशन ज़्यादा लंबी चौड़ी कुछ नहीं है, थोड़ा सा सिंपल ध्यान रखा तो आराम से आपके आंसर बैठे आराम से। ही है तो आपको ऐसे इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है।